नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक बार नए टॉपिक के साथ, जो कि यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओ के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए जो फैक्ट्स की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आपने प्रीवियस जो यूपीपीएससी की सीरीज़ है उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो ये आज का इस सीरीज़ का लगभग ऐसे इसमें टॉपिक्स हैं जो लगभग पूरा सिलेबस आपका कवर करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रीलिम्स फैक्ट्स में आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशन एम्ब्लेम्स। ठीक है, नेशन एम्ब्लेम्स जो होते हैं वो हमारे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करते हैं इनका। ठीक है, और इससे हमें हमारे राष्ट्र को एक नई पहचान मिलती है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की, यानी नेशनल फ्लैग, जो हमारा तिरंगा है उसकी बात करते हैं। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं और हमारे तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। बीच में नीला चक्र जो है वो नेवी ब्लू कलर का है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रगान की, नेशनल एंथम, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया है। पहली बार 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गायन विधि है इसकी 52 सेकंड में ये पूरा होता है। पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। कप्तान आबिद अली द्वारा हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत हमारा है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। ये बंगाली और संस्कृत में लिखा गया। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, हमारा राज चिन्ह है वो है अशोक का सिंह स्तंभ, जिसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। संख संवत पर आधारित है ये। इसका पहला माह चैत्र व अंतिम माह फागुन है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसने बहुत ही अच्छे काम किए थे, उनके बारे में हम जानना चाहिए। ठीक है, अकबर ने क्या करा था, दास प्रथा का अंत किया 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में अकबर ने किया था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करी थी 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति थी और इसकी अनुमति दी थी 1578 में। 1579 में मजहर की घोषणा करी थी अकबर ने। 1582 में दीन इलाही की स्थापना करी। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत करी। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी थी। लाहौर उस समय भारत में ही हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है,
पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ठीक है, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी हैं मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला, पटकाई, पुम, ठीक है। असम में है मेकिर पहाड़ियाँ, उत्तरी रेंगमा, बारेल पहाड़ियाँ। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है। मणिपुर में बारेल पहाड़ियाँ। मिजोरम में मिजो, लुसाई पहाड़ियाँ। ये सभी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट में हम प्रमुख शब्दावली पढ़ते हैं, ठीक है। प्रमुख शब्दावली में जैसे जो प्राचीन काल में कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें आज के शब्दों में कुछ और अन्य नाम से जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। लेखे जोखे का ब्यौरा होता है, उसे कहा जाता था महासिबा। सरकारी खजाने के दावे होते हैं, उन्हें कहा जाता था मुतालिबा। स्वीकृत दावे को कहा जाता है मुकर्रर तलब। वैतनिक दावे को कहा जाता है तलब। स्वीकार्यता पत्र को कबूलियत कहा जाता है। राजस्व आकलन को तखसीस कहा जाता है। असल संग्रह को तहसील। गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र को पट्टा कहा जाता है, जिसे आज के समय में खतौनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई। इसमें आर्थिक विकास हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब आर्थिक नियोजन में आते हैं सेकंड में है राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति में 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका गठन किया गया और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इसका संचालन हुआ, ठीक है। अब क्या है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है 1944 में लाया गया और बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था। इसके सूत्रधार आर्देशिर दलाल थे। इसमें 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्लान था। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का लक्ष्य था, ठीक है। नियोजन एवं विकास विभाग। नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना 1944 में की गई थी। गांधीवाद योजना। गांधीवाद योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा की गई थी। विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल पर बल दिया गया था। इसमें कुटीर उद्योगों के विकास पर बल भी दिया गया था, ठीक है। पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान में क्या हुआ था कि 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा पीपुल्स प्लान की स्थापना हुई। यह 10 वर्ष की अवधि हेतु ये प्लान बनाया गया। इसमें सर्वाधिक ध्यान जो है कृषि पर दिया गया। इसकी मूल विशेषता समस्त कृषि व उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करना होता था। सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई। इसमें कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया था। योजना आयोग। योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी अध्यक्षता जो है पीएम द्वारा होती है और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया योजना आयोग द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। तो इसमें क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब क्या है कि इसकी स्थापना 1952 में 6 अगस्त को हुई। योजना आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। पीएम द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। संविधानेतर निकाय है ये और नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। योजना आयोग
का सचिव एनडीसी का भी सचिव होता है। योजना आयोग का जो सचिव होता है वही सचिव एनडीसी का भी होता है। इसका कार्य होता है योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना, समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, फैक्ट क्या इसी में है, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार हम समझते हैं कि किस किस तरह की बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी के प्रकार में सबसे पहले है घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के मिलने के बीच की अवधि को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण जनित बेरोजगारी जैसे छंटनी इसका एक उदाहरण है। इसे खोज या स्वैच्छिक बेरोजगारी भी माना जाता है। यह विकसित देशों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक रोजगार छोड़ देता है और दूसरे की तलाश करता है, छोड़ने के बाद तलाश करता है। ठीक है, तो छोड़ने से लेकर दूसरा रोजगार मिलने तक की जो अवधि होती है उसको कहते हैं खोज या स्वैच्छिक बेरोजगारी। मतलब अपनी इच्छा से जो बेरोजगारी हुई उसी को घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, कौशल के अभाव के कारण जनित बेरोजगारी। कौशल कौशल मतलब हम उसके मतलब एलिजिबिलिटी के अभाव के कारण बेरोजगारी होती है। यह भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें क्या है कि आदमी काम जानता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, और कर हो रहा है मोटरसाइकिल संभाल रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों। इसमें व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यह विशेषकर कृषि असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि मौसम जनित बेरोजगारी विशेषकर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सीजन के हिसाब से फसल होती है और जिस समय फसलें होती हैं उस समय वो अपनी एक फसल कर लेता है और फिर मौसम चला जाता है तब वो आदमी बेरोजगार हो जाता है। इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। स्फीति या मंदी के कारण जनित बेरोजगारी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। भारत में इसके आंकड़े जो है वो नगण्य हैं, मतलब नेग्लिजिबल हैं। विशेषकर विकसित देशों में ये बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब एक बार आई फिर आएगी फिर आएगी, ऐसे समय समय पर मंदी के हिसाब से आती है। ठीक है, नोट, भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO जो है रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित व प्रकाशित करता है। ठीक है, भारत में कौन सा संगठन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं वो लाई जाती थी कि 5 साल के अंदर एक लक्ष्य दिया जाता है जिसमें क्या है कि उस लक्ष्य को पूरा करना होता था। जैसे गरीबी उन्मूलन या पोलियो का अंत, ऐसे कोई लक्ष्य बना लिए जाते हैं और उस पर काम किया जाता है, वही कहलाती हैं प्रथम मतलब पंचवर्षीय योजनाएं। अब हम समझते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से लेकर 1956 तक। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसके तहत चलाया गया था। ठीक है, अब इसका क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय जो पंचवर्षीय यानी 5 ईयर प्लान था वो क्या था, इसकी अवधि थी 1956 से 1961 पर। इसमें क्या है कि PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। दुर्गापुर, भिलाई व राउरकेला की स्थापना हुई थी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला मतलब यहाँ पे कोयला उत्पादन और ये मतलब कोयले की खुदाई, खान आन की खुदाई हुई थी। इसमें मतलब इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक। जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। कृषि व उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। बोकारो की स्थापना करी थी। ठीक है, इस योजना के दौरान कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर रही। मतलब कृषि की जो वृद्धि दर जिसमें रखा गया था
कि उन पे कृषि पे बल दिया गया था, और उसमें क्या था कि लास्ट में लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पाया, और वो भी नेगेटिव में चला गया। जो दर होती है वो देखी जाती है, ठीक है, कि कौन सी योजना कितना सक्सेस रही, उसकी सक्सेस रेट क्या रहती है। तो इसमें वो है, कृषि की जो सक्सेस रेट थी वो नेगेटिव में रही थी, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक रही, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति व स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। कृषि वृद्धि दर इसमें सर्वाधिक रही। जब आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी, तब उसमें क्या था कि इसमें कृषि पर लोग ज़्यादा मतलब निर्भर हो गए थे, और वही आत्मनिर्भर हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, कृषि दर वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही थी इस समय 1969 से 1974 के बीच में, ठीक है। इसी समय विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई, स्व संपोषित विकास को अपनाया गया, और 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी अवधि थी 1974 से 1978 के बीच। इसमें गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता व शून्य विदेशी सहायता को जो है लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 की शुरुआत हुई, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 चला, अंत्योदय कार्यक्रम इसमें 1977 से 78 की शुरुआत हुई। इसी के दौरान आपातकाल लगाया गया था, और एक वर्ष पूर्व ही ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी आपातकाल की वजह से, ठीक है। अब क्या है कि पार्ट 2 है इसका, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक लगाई गई। इसमें गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि पर बल दिया गया। 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP की शुरुआत हुई। 1982 में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यानी DWCRA की शुरुआत की गई, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक के बीच में आई। इसमें इस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम व उत्पादकता का नारा लगाया गया। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ हुआ। 1989 में जवाहर रोजगार योजना का भी शुभारंभ हुआ, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 के बीच में रही, इसमें मानव विकास पर बल दिया गया। 1993 में PM रोजगार योजना का भी शुभारंभ हुआ, और 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना हुई, ठीक है। मैला ढोने की प्रथा की पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य रखा गया इसमें। किसमें, आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, मैला ढोने की प्रथा की पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य किया गया, ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो कि 1997 से 2002 तक रही, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। इसमें वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग में शामिल किया गया। महिला अंश योजना का प्रारंभ किया गया इसमें, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जिसकी अवधि 2002 से 2007 तक है, इसमें गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, 2007 तक के बीच में। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2007 से 2012 तक के बीच में। इसमें तीव्रतम व समावेशी विकास पर बल दिया गया, और शिक्षा के लिए विषय वस्तु की थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की गई। जो इसमें 8 नए IIT संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, और इसमें 8 नए IIT संस्थान खोले भी गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक आई, इसमें तीव्र, अधिक समावेशी व धारणीय विकास पर बल दिया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु 4% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक व्यय करने का उद्देश्य रखा गया, ठीक है। अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू होना बाकी है। इसमें क्या है कि गरीबी बिल्कुल समाप्त करने का लक्ष्य रखा जा रहा है 2030 तक के बारे में। इसमें जो है हर घर मतलब वो रखा जा रहा है, सतत विकास का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, और इसमें आत्मनिर्भर भारत थीम पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि अशोक के नेतृत्व में तृतीय शिलालेख में उल्लेखित पदाधिकारी कौन कौन से थे और उनको क्या कहा जाता था। ठीक है। प्रादेशिक जो होता है वो मंडल का प्रधान होता था और वर्तमान में मंडलायुक्त के समान होता है। इसे न्यायिक कार्य भी करना होता था। ठीक है। राजुक जो है वर्तमान में जिलाधिकारी के समान उस समय राजुक कार्य करता था। राजस्व व न्यायिक इसके कार्य होते थे। युक्त और युक्ति जो होती है राजस्व वसूलना तथा उसका लेखा जोखा रखना, इसका कार्य होता था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय को लिपिबद्ध करना होता था तथा निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होता था। ठीक था। वरिष्ठता क्रम ऊपर से नीचे की ओर सबसे ऊपर होता था प्रादेशिक, उसके नीचे होता था राजुक और सबसे नीचे होता है युक्ति। ठीक है। अब अशोक तृतीय के समय प्रमुख शब्दावली क्या थी। शब्दावली में क्या है कि आज के समय में कुछ और शब्द बोले जाते थे, उस समय उनको कुछ और कहा जाता था। तो चिकित्सा या चिकित्सक को कहा जाते थे तबीब। ठीक है। अन्न धान्य व्यापारी को बक्काल बोला जाता था। ग्राम लेखाकार को कुलकर्णी बोला जाता था। सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान जो होता था उसे इजारदार कहते थे। सेवादार लोगों को बलुतेदार कहते थे। राजस्व अधिकारी को किरोरी बोला जाता था। भूमि को पैबाकी बोला जाता था। राजस्व कृषि की एक व्यवस्था को इजरा कहा जाता था। भूमि मापक यंत्र जरीब बोला जाता है, आज भी जरीब ही बोलते हैं। ठीक है। भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली को भावोली कहा जाता है। ठीक है। भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली को भावोली कहते हैं। ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है ये 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से स्थापना हुई है इसकी। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। ठीक है। इसका हाईकोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है। कृषकों हेतु न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना इसका कार्य है। इसके द्वारा 23 फसलों हेतु MSP की मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की सिफारिश की जाती है। CACP द्वारा निम्न कीमतों का सुझाव दिया जाता है। कौन कौन सी निम्न कीमतें हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो है वह कीमत है जिसे कृषि उत्पादों को खरीदने हेतु तय किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है CACP ये सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमतें MSP से नीचे नहीं जाएंगी। यह किसानों के हितों का संरक्षण करती है। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करती है। ठीक है। वसूली मूल्य यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है। वह मूल्य जिस पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदती है वसूली मूल्य कहलाता है। यह हमेशा MSP से अधिक होती है। ठीक है। जारी मूल्य क्या होता है। इशू प्राइस वह मूल्य जिस पर FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाद्यान्न को बेचता है। यह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है। मतलब जो किसानों से खरीद कर कस्टमर को यानी आम पब्लिक को बेचता है FCI, उसको कहते हैं इशू प्राइस। ठीक है। ये उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है। गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCEA द्वारा की जाती है। ठीक है। गन्ने के लिए CCEA द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है। ऑपरेशन ग्रीन्स है इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यह संचालित किया जाता है। PM संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय योजना है ये। इसमें एक मूल्य निर्धारण योजना का आरंभ होता है। इसका उद्देश्य होता है टमाटर, प्याज और आलू जो कि शीर्ष सब्जियां हैं के संगठित विपणन पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब इनका मूल्य एक निश्चित करने पर ध्यान उत्पन्न किया जाता है, उसको कहते हैं ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है। प्रमुख वैदिक कालीन अधिकारी के बारे में समझते हैं कि जो राजस्व जमा करने वाला होता है उसे कहते थे बागदूद।
द्वारपाल को छत्ता कहा जाता था, कोषाध्यक्ष को संग्रहीता, प्रिय रानी को बावाता, यह रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि को सूत कहा जाता था, चरागाह का प्रधान ब्राजपति कहलाता था, गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे और राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी को उपस्थित या इम्य कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रांत एवं क्रांति के नेता। ठीक है, तो प्रांत एवं क्रांति के नेता कौन कौन से प्रांत थे? लखनऊ में था बेगम महल, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरेली के खान बहादुर खान, इलाहाबाद के लियाकत अली, बिहार के बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट फिल्म्स फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी। सीडीपी का प्रारंभ जो है 1952 में हुआ। इसके जनक जो थे वो सुरेंद्र कुमार डे थे। यूएसए की फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से इसका प्रारंभ हुआ। राजकीय कोष आयोग जो कि 1949 में बना, वह ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 की सिफारिश पर इसका आरंभ हुआ, स्थापना हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कार्यक्रमों को तैयार करने और क्रियान्वित करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ हुआ और 1957 में सीडीपी की जांच हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। ठीक है, मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में जो कि भाग मतलब संविधान के भाग 3 में निहित हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल की बात समझते हैं। आर्टिकल 12 है, राज्य की परिभाषा को उल्लेख किया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में राज्य ऐसा कोई कानून एक्ट नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों के असंगत या न्यून करता हो। ठीक, मूल अधिकारों के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से अधिकार प्रकार प्रदान किए गए हैं और वो किस आर्टिकल में है उसके बारे में समझते हैं। कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब है विधि के समक्ष समता, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का वो एक समानता रखता है। ठीक है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 14 में किया गया है। केवल हिंदू धर्म, मूल वंश, जाति, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल नंबर 15 में। नियोजन नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16 में है। अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल नंबर 17 में है। मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत, कि आप नीची जाति को किसी ने छू लिया या नीची जाति वाले को ने किसी को छू लिया तो वो मतलब वहाँ पे उस पहले के समय में लड़ाइयाँ होती थी और छुआछूत का भेदभाव माना जाता था। इसका अंत हुआ है आर्टिकल नंबर 17 में उल्लेख किया गया है। उपाधियों का अंत मतलब कोई भी इस समय मतलब वो नहीं है कि हम जमींदार हैं या और कोई हैं। ठीक है, वो पहले तरह तरह की उपाधियाँ चलती थी, उनका अंत हुआ है आर्टिकल नंबर 17 में इसका उल्लेख है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार समझते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब किसी के सामने कोई भी बात अपनी रख सकते हो और अपनी अभिव्यक्त कर सकते हो, मतलब कहीं भी भाषण दे सकते हो या कोई भी बात कर सकते हो। तो ये स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 19 से। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल नंबर 20 में निहित है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी व नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण जो है आर्टिकल नंबर 22 में निहित है। शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार में मतलब मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 में निहित है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल नंबर 24, मतलब आप 18 साल से कम के बच्चों के से आप काम नहीं कर सकते या बाल मजदूरी के लिए इसमें प्रतिबंध है, ये आर्टिकल नंबर 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सभी लोगों को धर्म मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 25 में निहित है। धार्मिक मामलों के संबंध के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल नंबर 26 में है। किसी विशेष
धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 27 है। मतलब आप किसी भी विशेष धर्म के अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो आप करिए, इसके लिए आप कोई भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है, मतलब कोई भी पैसा आपका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता को आर्टिकल नंबर 28 में निहित किया गया है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रखने के लिए का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 29 में है। अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 30 में है, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी आबादी जो है बहुत कम होती है, वो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उसमें पढ़ाने का और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उनको जो है अधिकार है संविधान की तरफ से। ये जो है आर्टिकल नंबर 30 में निहित है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। आर्टिकल नंबर 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, परंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर उसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 21A को 86वें संशोधन 2002 के तहत स्थापित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के आधार मतलब राइट टू प्राइवेसी को संरक्षित किया गया है, मतलब हर कोई अपनी प्राइवेसी को रख सकता है, ठीक है। इसे पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ वर्ष 2017 वाद मतलब केस में दिया गया था, मतलब निजता के अधिकार को, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। ये कोई जैसे मतलब बाहर से आते हैं, जैसे कोई बांग्लादेश से आया, कोई पाकिस्तान से आया, या कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, या उस वहाँ से आया, मतलब अमेरिका से आया, वो आया इंडिया में और इंडिया में आके वो रहने लग गया, ठीक है। उसके लिए ये अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अधिकार जो हैं वो भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए ही हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट है बेरोजगारी मापन की विधियाँ कौन सी हैं। सामान्य स्थिति दर, सामान्य स्थिति दर में यदि कोई व्यक्ति वर्ष के अधिकांश दिनों यानी 183 दिनों तक कार्य नहीं करता है, उसको सामान्य स्थिति स्तर में रखा जाता है। चालू साप्ताहिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में एक दिन में कम से कम 1 घंटे का भी कार्य नहीं करता है तो उसको चालू साप्ताहिक स्तर में बेरोजगार में रखा जाएगा। चालू दैनिक स्तर, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 भी घंटे कार्य नहीं करता है तो चालू दैनिक स्तर की बेरोजगारी से निहित है। भारत में NSSO इन्हीं तीनों का प्रयोग करके बेरोजगारी मापन में करता है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी मापन चालू मासिक स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है। चालू मासिक स्तर का उपयोग विकसित देशों में किया जाता है। भारत विकासशील देश है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि आपात के समय मौलिक अधिकार का निलंबन। आपातकाल जब भी लगता है तब क्या होता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जितने टाइम आपातकाल लगता है, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल नंबर 352 में निहित है, इसकी घोषणा के साथ ही आर्टिकल नंबर 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, जो कि आर्टिकल 358 के तहत जो है इसका समापन होता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते हैं 44वें संविधान संशोधन के तहत। बाकी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 359 के तहत अध्यादेश लाकर निलंबित कर सकते हैं। जो भी हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं वो आर्टिकल नंबर 359 के तहत राष्ट्रपति निलंबित कर देता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल नंबर 356 में निहित है। राष्ट्रपति शासन में क्या है कि कोई भी मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य को निलंबित कर सकते हैं।
वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो होता है वो आर्टिकल नंबर 360 में है। इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन में कटौती कर सकते हैं। ठीक है, भारत में कभी भी इसकी घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में कभी नहीं हुई है। ठीक है, नोट क्या है इसमें कि 44वें संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल नंबर 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आपातकाल के समय में जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, है ना, वो निलंबित हो जाते हैं। और ये जो निलंबन जो मौलिक अधिकार का निलंबन जो आर्टिकल है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट, राजनीतिक शब्दावली। राजनीतिक शब्दावली में क्या होता है, संवैधानिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, सीमित या नियंत्रित शासन को संवैधानिक शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था किसको कहते हैं कि विधायिका या कार्यपालिका पर इसका नियंत्रण होता है। कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद विधायिका विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारत में शासन की इसी प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें कार्यपालिका सर्वोच्च होती है, एकल कार्यपालिका होती है और यूएसए में इसे अपनाया गया है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें इस व्यवस्था में जिसमें शासन के कम से कम 2 स्तर हों। ठीक है, दोनों ही अपने अपने कार्य पर अपने अपने स्तर पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जैसे केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य जैसे मिलके अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें जो है ये अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको क्या क्या होता है कि इसमें ही होता है जनता का शासन होता है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है वो कहलाता है लोकतंत्र। यह लोगों की बुद्धि एवं चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र जो होता है राष्ट्र या राज्य प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, समय समय पर उसका निर्वाचन होता है, उसको कहते हैं गणतंत्र। पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म जो होती है, भारत का कोई भी धर्म रिलीजन नहीं होगा, मतलब किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, ये होता है पंथ निरपेक्षता। और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म के प्रति उदासीन नहीं होता है, मतलब कोई भी धर्म यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नहीं है और कोई भी बिल्कुल धर्म नीचा नहीं है, सभी सब धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। ठीक है, संप्रभुता संपन्न यानी सेवेरियन स्टेट। इसमें क्या होता है कि ऐसा राज्य जो अपने बाह्य या आंतरिक मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है उसको कहते हैं संप्रभुता संपन्न राज्य। बिना किसी बाहरी दबाव के ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट बैंकों के उसके बारे में समझते हैं। अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक योजना। लीड बैंक की जो है इस योजना को आरबीआई द्वारा दिसंबर 1969 में प्रारंभ किया गया था। ये नारीमन समिति की सिफारिश पर इसका आरंभ हुआ। इसमें प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है, जिसमें चयनित बैंक जिला शाख योजना बनाती है। इसी के अंतर्गत 1989 में सेवा क्षेत्र उपक्रम लाया गया था। ठीक है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। यह एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स है, इसको आज के समय सेंसेक्स बोलते हैं। बीएसई सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल हैं। बीएसई ग्रीनएक्स सूचकांक में 25 कंपनियां शामिल हैं और इसकी जो हेडक्वार्टर है
वो है मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, एनएसई की स्थापना जो है 1992 में हुई। फेरवानी समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई। 1993 में सेबी से स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसको मान्यता मिली। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी है और एनएसई निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल है। इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नोट, नोट क्या है कि इसमें विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है, जो 1460 में स्थापित किया गया था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निक्की है। स्टॉक एक्सचेंज बाजार यानी पूंजी बाजार का प्रबंधन जो है वो सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है। तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ईटीसी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स फैक्ट है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इतना हम एक वीडियो में आपको बता देते हैं। ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और सारे शब्द ऐसे जो मिलेंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय ये सारे जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो हमने नोट्स बनाए हुए थे, हम तैयारी करते थे जब, तो उसमें हमने नोट्स बना रखे थे और वो नोट्स जो हैं पॉइंट टू पॉइंट हैं। ठीक है। वो आपको जैसे अगर हम हमारा तुम बोलना समझ रहे हो तो ठीक है, और नहीं बोलना समझ पा रहे हो तो आप धीरे धीरे आप इसको नोट कर लें, अपनी भाषा में लिखें। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी, इसका प्रारंभ 1995 में किया गया। इसका प्रारंभ ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया गया था और बीपीएल परिवारों हेतु केंद्र प्रायोजित योजना जो है इसी के माध्यम से मिलती है। ठीक है। इस योजना के उपघटक कौन से हैं? इसके योजना के उपघटक हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। इसके तहत हमें जो है राशन, फ्री राशन मिलता है। और पहले जो था निःशुल्क तेल मिलता था, अनाज मिलता था और चीनी, शक्कर, ये सब मतलब अन्नपूर्णा योजना। और ये इसमें पेंशन भी मिलती है, जो विकलांग लोग होते हैं उनको पेंशन मिलती है। परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आते थे उनको पेंशन मिला करती थी। कुछ पैसे जो है मंथली सरकार द्वारा इनके खाते में डाले जाते थे। ठीक है। विधवा पेंशन योजना, विधवा में क्या होता था कि जिसके कोई लेडी है, उसके हस्बैंड अगर की डेथ हो जाती है तो उसके जो है भरण पोषण के लिए इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1948 में जिनेवा के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई। 1982 में इसका नाम रखा गया और इसका मुख्यालय है लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मेन उद्देश्य है कि इसके थ्रू जो हमारे मतलब देशों से जो खाद्य पदार्थ होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं उनका आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसे कहते हैं? कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सहभागिता होती है इसमें। प्राइवेट सेक्टर और मतलब जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें क्या होता है कि दोनों की सहभागिता बराबर होती है। औद्योगिक नीति 1948 के जरिए इसको अपनाया गया था। पंडित नेहरू द्वारा भारत में प्रारंभ करी गई थी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। पाकिस्तान का प्रस्ताव क्या था? सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब उस समय पाकिस्तान का प्रस्ताव था कि 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग करी थी पाकिस्तान ने। ठीक है। ये मांग करी थी मोहम्मद इकबाल द्वारा। ठीक है। 1933 में नाउ एंड नेवर पैम्पलेट में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी।
प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुक हक ने प्रस्तुत किया। खजीमुल्ला द्वारा प्रस्ताव को समर्थन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि प्रमुख मापक इकाइयाँ। प्रमुख मापक इकाइयाँ, जो मापक इकाइयाँ होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु या उसका माप करते हैं, मापन करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से हम दूरी की मापन करते हैं। पार्सेक, पार्सेक जो होती है वो दूरी नापते हैं इससे, और ये होती है 3.25 प्रकाश वर्ष। पार्सेक से मतलब हम दूरी नापते हैं। विद्युत शक्ति को वाट से नापते हैं। न्यूटन जो है वो, उससे हम बल को नापते हैं। जूल कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट है। प्रतिरोध का ओम एसआई यूनिट है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का है। आवेग का न्यूटन सेकंड है। त्वरण का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समुद्री जहाज की गति जो होती है वो नॉट से नापते हैं। नौ संचालन की दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है। ऊष्मा जो है कैलोरी में नापी जाती है। विभव यानी वोल्टेज में नापा जाता है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। उच्च गति मैक में नापी जाती है। ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। दाब को पास्कल में नापते हैं। बिजली उत्पादन मेगावाट में नापते हैं। ओजोन का मापन जो है डॉप्सन में किया जाता है। तापमान को सेल्सियस में नापते हैं। तेल मापक को बैरल में नापते हैं और एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बार से नापते हैं। प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापते हैं और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर में नापते हैं। रिक्टर स्केल जो होती है उससे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। अब कुछ अधिवेशंस हैं उनके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई। नरम दल व गरम दल का समन्वय जो है एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता लखनऊ समझौता के नाम से हुआ है। इस समझौता को कराने में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, इसमें क्या है, लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते के बाद सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत की संज्ञा दी थी। ठीक है, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा गया था। हिंदू इस सम्मेलन में तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था, ये बताया था 1916 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत की मिट्टियाँ में मतलब जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है और ये कितने परसेंट है और कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 है काली मिट्टी। काली मिट्टी कुल क्षेत्रफल के 16.6% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगुर व स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। बेसाल्ट लावा के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है और डेक्कन ट्रैप में ये पाई गई है। तीव्र जल धारण क्षमता होती है इसकी। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव पदार्थ की इसमें कमी होती है। और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट व चूना की इसमें अधिकता होती है। ये मिट्टी जो है कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है पाई जाती है। यूपी में इसे केरल मिट्टी भी कहा जाता है। नोट इसमें क्या है कि मालवा पठार दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी या लावा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की प्रकृति पर विभिन्न विचार। डीपी नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद जो होता था वो पनिक्कर ने दिया था। आर्थिक लोकतंत्र बी आर अम्बेडकर ने दिया। नैतिक उपदेश बी एन राव ने दिए। नैतिक आर्थिक सिद्धांत जी एन जोशी ने दिए। पुण्य आकांक्षा जेनिंग्स ने दी। सामाजिक क्रांति की प्राप्ति ऑस्टिन द्वारा हुई। ऐसा चेक जिसे बैंक सुविधानुसार बनाएगा के टी साहा ने बोला।
संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं एलन सिंघवी ने की। भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर टी कृष्णाचारी है चारी ने बोला। और लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वीयर के द्वारा दिया गया। औद्योगिक स्मार्ट शहर यानी आईएससी 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर शहर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 2 शहर यूपी में होंगे। वो कौन कौन से होंगे? वो हैं प्रयागराज और आगरा। ठीक है, करंट अफेयर रिवीजन के बारे में समझते हैं। अब है नेक्स्ट जो करंट अफेयर है 2024 में, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस को द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले कुछ पदार्थ कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन, कपूर और सूखी बर्फ। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, उसको कहते हैं सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ इसको बोलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी IIST जो कि कानपुर के कल्याणपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR जो लखनऊ में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी में मतलब कुछ जो क्वांटिटी होती हैं, राशियाँ किसको बोलते हैं? ये होती हैं आवेग, संवेग, भार। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मतलब दिशा और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जिसमें पाए जाएं जिस राशि में, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें इसके उदाहरण हैं आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण और बलाघूर्ण। ठीक है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसके उदाहरण हैं द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, दूरी और गति। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट हैं कि भारत के प्रमुख शोध केंद्र कौन कौन से हैं? आर्कटिक में है हिमाद्री, जिसे बर्फ का घर कहा जाता है। ये स्पिट्सबर्गन यानी नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में है में बना, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में। ठीक है, भारत में मतलब वर्तमान में मैत्री और भारती 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। भारत में मैत्री के आसपास एक मीठे पानी की झील, प्रदर्शनीय झील बनाई गई। भारत का लक्ष्य 2029 तक नया अंटार्कटिक स्टेशन यानी मैत्री केंद्र के स्थान पर स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट क्या है? ध्वनि तरंगों का आवर्ती प्रसर। ठीक है, अवश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कौन सी हैं? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये मानव कान नहीं सुन सकता, उन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इसका उपयोग हाथी, व्हेल, गैंडा, दरियाई घोड़े, कबूतर आदि करते हैं। ये मानव हृदय में उत्पन्न होती है। भूकंप के आगमन के ठीक पूर्व उत्पन्न इंफ्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिसके चलते जानवरों को भूकंप का पहले से ही एहसास हो जाता है। ठीक है, श्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? ऑडिबल जो वेव्स होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इन्हें मानव कान सुन सकता है, जैसे सितार, गिटार, आर्गन पाइप, बांसुरी, शहनाई आदि से उत्पन्न होती हैं। इन्हें श्रव्य ध्वनि बोला जाता है। पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मानव कान को सुनाई नहीं देती है। इन्हें डॉल्फिन, चमगादड़ इनका प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। सोनार जो है पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। नोट, ध्वनि की स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड होती है और इसे डेसिबल में नापा जाता है। इसकी सर्वाधिक गति सॉलिड में होती है।
स्कैन में एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट हैं कि ऊर्जा या करंट का परिवर्तन करने वाले डिवाइस। सबसे पहले विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ये आधारित होता है। मतलब विद्युत चुम्बकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लेक्स फ्लक्स पे ये वर्क करता है। डायनेमो डायनेमो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। रेक्टिफायर रेक्टिफायर जो है एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। इन्वर्टर को जो होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या है कि एसी वोल्टेज का स्टेप अप या अपचयन करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है। मोबाइल चार्जर जो होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उदाहरण है। मोबाइल चार्जर क्या करते हैं कि 220 वोल्ट की जो लाइट होती है उसको 5 वोल्ट 2 वोल्ट में कन्वर्ट करके मोबाइल को चार्ज करने का काम करता है, और यह जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट में हम समझते हैं कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला विषय है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। चौथा है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। छठा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। सातवां व आठवां जो है वो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवें में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें में क्या है कलिंग युद्ध का वर्णन तथा 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वें में क्या हुआ है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट क्या है कि स्पेस से जुड़े भारतीय प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं कि और कहाँ पे स्थित हैं, इसके समझते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS जो कि देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन जो कि कर्नाटक में है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। आयोडीन 131 जो है वो जो है थायराइड सक्रियता के लिए उपयोगी है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम है और फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार में उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर का उपचार में सहायक है। ठीक है। वीडियो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर कि पंचायत चुनावों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ जो है अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाएंगी लेकिन अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है। प्रमुख जनजाति और उनके क्षेत्र कौन से हैं? किर्गिज जनजाति जो कि मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन जो कालाहारी में पाई जाती है। एनू जापान की जनजाति है। बद्दू अरब की जनजाति है। बेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है। मसाई केन्या में पाई जाती है। सेमांग सकाई और मलेशिया में पाई जाती है। पिग्मी कांगो और बेसिन में पाई जाती है। एबोरिजियंस रीजियंस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। एस्किमो
उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। हौंसा फुलानी जो जनजाति है वो नाइजीरिया में पाई जाती है। और जारवा जारवा जो है दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है, जो कि भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिला है, जिसकी ट्रिक है अब मैं पापा में आती है आ से असमिया, बा से बंगाली, मैं से मराठी, पा से पाली और पा से प्राकृत। ये भाषाएं जो है बाद में राष्ट्रीय भाषाओं शास्त्रीय भाषाओं का इनको दर्जा मिला है। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध जो है हुए हैं, उसमें क्या है उसके बारे में समझते हैं कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। इसमें मद्रास की संधि हुई। ये जो युद्ध था हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वैरिल वेरलस्ट के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के बीच में हुआ। इसमें मंगलोर की संधि हुई और यह हैदर अली और अंग्रेज़ वारेन हास्टिंग्स के बीच में लड़ा गया। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में लड़ाई हुई, संधि के द्वारा समाप्त हुई। इसमें संधि हुई थी कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के लॉर्ड वेलेजली के बीच में हुआ। इसमें टीपू की हार हुई और वह युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, मतलब इसमें जो है टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर शक्ति का पतन भी हुआ इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है प्रमुख कटौती प्रस्ताव। मतलब अब इसमें जो है नीति कटौती प्रस्ताव जो है समझते हैं कि इसमें बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। ठीक है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या हुआ, इसमें बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिए जाएं। मितव्ययता को कटौती प्रस्ताव जो था वो बजट की मांग में से निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। और कटौती प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अब प्रमुख संसदीय समितियां कौन सी हैं इसके बारे में समझते हैं। लोक लेखा समिति, इसका गठन 1921 में हुआ। ये सबसे पुरानी गठित मतलब लोक लेखा समिति है। और इसमें क्या है, कुल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसका अध्यक्ष नियुक्त जो है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है और सामान्य विपक्ष का नेता होता है। ये विनियोग लेखा कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और कैग इसकी बैठकों में भाग ले सकता है। अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को ये पेश करती है। अब प्राक्कलन समिति यानी ईसी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसका गठन 1950 में हुआ जॉन मथाई की सिफारिश में। यह सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि समानता सत्ताधारी पार्टी से होता है। मितव्ययता जो होता है कार्यकुशलता प्रशासन में सुधार संबंधित जांच इसके द्वारा की जाती है। सरकारी उपक्रम समिति यानी जीयूसी का गठन हुआ है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। इसमें कुल 22 सदस्य हैं और इसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है और इसकी अध्यक्ष जो होती हैं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और इसका कार्य सरकारी उपक्रम के संदर्भ में कैग की रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य होता है। इन समिति नोट इसमें क्या है कि इन समितियों में किसी भी मंत्री को बतौर सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाता है। सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। और सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य को अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नए वीडियो में जो कि यूपीपीएससी से रिलेटेड होगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नोट्स ज़रूर आप बना लें। ठीक है। ये नोट्स आपके लिए आने वाली जो परीक्षाएं हैं
उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो उससे रिलेटेड बहुत ही संभावित प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।